हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जहाँ पे हम सब मिलकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई एम वेरी श्योर कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो ये हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, अपने चारों तरफ तिरंगा को देख करके देश के प्रति जो अपना दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, हर पल उसे याद कर पा रहे होंगे। एंड इंडियन होने का जो प्राउड है उस चीज़ को आप फील कर पा रहे होंगे। इस इंडिपेंडेंस डे में एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, प्लान कर रही थी कि मैं क्या अपना जो कंटेंट है उसमें क्या ऐड करूं और क्या मुझे नया लेके आना चाहिए जिससे आपकी हेल्प हो सके। और उसी दौरान मैंने डिसाइड किया था कि मैं PYQs के सेशंस लेकर के आऊँगी। एंड या यही आपके लिए ग्रेट न्यूज़ है कि हम PYQs आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन, तो आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि GPSC क्लास 1 2 PYQs मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्कशन, सो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस नहीं होंगे, राइट। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से मुझे लगा कि उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन इन द सेंस कि अगर कोई क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से है तो हम उस टॉपिक के बारे में पूरा समझेंगे, ताकि वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड दोबारा कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड आप उसे आंसर कर पाएँ। सो ये जो PYQs की पूरी सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज़ इस सेशन के साथ जुड़ जाइए। मैं ये सेशन के स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड वीडियोस को शेयर कर दीजिए। ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए और अगर आपको लगता है कि एक्चुअली में हेल्पफुल है और दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा तो तब बिल्कुल अपनी इच्छा से इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पेपर लिया है वो 24 का ही 7th डेट को जो एग्ज़ाम हुई थी 7 जनवरी को, वो पेपर उठाया है। सो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ भी आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर दी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस DSIIS इन इंडिया। आपको DSIB का कॉन्सेप्ट पता होगा, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक जहाँ पे बात की जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस के बारे में। ऑप्शन 3 दिए गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया अश्योरेंस। तो यहाँ पे से कौन सा आंसर कोड सही होगा? A ओनली 1, B 1 and 2, C 1 and 3 या D 1 2 and 3? इसका जो सही आंसर है वो देखिए, आंसर तो हम डिस्कस करेंगे ही और इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस होते क्या हैं। सो ये तीनों ही, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस, ये तीनों ही डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है। आंसर आपका हो जाएगा 1 2 and 3, दैट इज़ D। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। These three are designated as domestic systematically important insurance as they play a critical role in ensuring availability of insurance service to the national economy। अगर आपको, अब हम ये तीन को क्यों DSII का स्टेटस दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी कंट्री के अंदर इंश्योरेंस सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या सिर्फ एक तरीका स्टेटस है जो इनको दिया गया है या फिर कोई और एडिशनल रेगुलेटरी मेजर इनको फॉलो करने होंगे? तो बिल्कुल, क्योंकि ये तीन इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो टॉप पे आ जाती हैं, तो ये दिस आर सब्जेक्ट टू एडिशनल रेगुलेटरी मेजर। इनके ऊपर और रेगुलेटरी मेजर लगेंगे ताकि सिस्टमेटिक रिस्क और मोरल हज़ार्ड इश्यूज़ को मैनेज किया जा सके।
anyone to enhance corporate governance and implement robust risk management frameworks। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे इनको एडिशनली रेगुलेटरी मेजर्स के अंडर लाया गया है। तो DSSI ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा स्टेटस है, जब जो ये बताता है कि आप एक नेशन के अंदर कितने टॉप इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, टॉप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आते हो, और उसी के साथ साथ आपको एडिशनल रेगुलेटरी मेजर फॉलो करना होगा ताकि रिस्क मैनेज किया जा सके, ताकि अगर कभी भी कुछ भी होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो लोगों तक, इकोनॉमिक तक उतना ना आए। दिस कंपनी आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल। ठीक है, इन्हें क्या कंसिडर किया जाता है? टू बिग टू फेल, यानी ये इतने बड़े हैं कि ये फेल ना हो, और फेल हुए ना तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। And there is an expectation of government support in case of financial distress. DSSI refer to insurance of such size। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इन्हें कहा जाता है insurer of such size, market importance and domestic and global interconnectedness whose distress or failure would cause a significant dislocation in domestic financial system। तो क्या बताया जा रहा है कि अगर ये फेल करते हैं तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत बहुत ही डिस्ट्रेस हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, इन तीनों को ही डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस का दर्जा दिया गया है बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसके रिक्वायरमेंट्स देखी जाए तो व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर DSIIS? The three public sector insurance have been asked to raise the level of corporate governance। corporate governance के level को बढ़ाना होगा। Identify all relevant risk and promote sound risk management culture। तो यानी आपके एरियाज़ के अंदर जितने भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनका अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए। The DSIR will also be subjected to enhanced regulatory supervision of Insurance Regulatory and Development Authority of India। अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर। आई होप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी की तरह एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। मुझे नहीं पता क्यों मैं बार बार डोमेस्टिकली बोल दे रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इट इज़ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, और वो इंश्योरर का कॉन्सेप्ट है, ये बैंक है। बैंक, वो बैंक दैट आर टू बिग टू फेल। अकॉर्डिंग टू RBI देर आर सम बैंक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर साइज़। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि क्यों इनको ये इस क्राइटेरिया में डाला जा रहा है, क्यों इनको ये स्टेटस दिया जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्रॉस jurisdictional activities, complexity and lack of substitute and interconnection। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्यों इन्हें डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स के तहत डाला जाएगा। उनकी साइज़ की वजह से, क्रॉस ज्यूरिडिक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, लैक ऑफ सब्सटीट्यूट, उनका कोई और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, इंटरकनेक्शन की। और जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, बैंक हुज असेट एक्सीड 2% ऑफ GDP। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। तो बैंक हुज असेट, जिनकी असेट एक्सीड करती हैं कितना, GDP का 2% से ज़्यादा है, उन्हें डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक घोषित किया जाता है। अभी कौन से बैंक है याद रख लीजिए। इस बार डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टाइम DSIB पे भी आ सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, ये तीनों को ही DSIB माना जाता है, DSIB का स्टेटस दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको दोनों ही तरीके के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा है और किस तरीके से अब आपको PYQs को अप्रोच करना है। योर अप्रोच शुड नॉट बी कि हाँ भाई हमने PYQs को एक बार देख लिया, हो गया।
PYQs को आप डिटेल में समझिए, डिटेल में पढ़िए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, आपने PYQs पढ़ा तो आपने वहाँ से कुछ सीख लिया, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया वैसा नहीं होना चाहिए। अप्रोच आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे, एंड आई नो कि आप कहाँ से कवर करेंगे उस टॉपिक को उठाना, फिर कवर करना उसे अलग जगह से, वो थोड़ा हैक्टिक चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया जाए एंड इस सेशन को लाया जाए। एंड आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी और मेरा प्रयास सफल जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो, और आपके मन में आ रहा है तो अब आपको बिल्कुल से ही इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट एडवांस। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ जीडीपी आर द ऑफिशियल एस्टीमेट ऑफ हाउ जीडी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन दैट financial year. Second, they are released by Ministry of Finance. Third, they are used to decide the next financial year's budget allocation. Which above statement are correct? A, on 1 only, B 1 and 2, C 1 and 3, या फिर D 1, 2 and 3. सो इसका जो सही जवाब है वो है C, आंसर C 1 and 3, यानी जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी जाहिर किया जाता है, दे आर फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ हाउ जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन दैट फिनेंशियल ईयर। एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, दे आर यूज टू डिसाइड द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर बजट एलोकेशन। सबसे पहले आपको ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से एक जो वर्ड है एस्टिमेट, इसका मतलब पता होना चाहिए कि एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। तो एस्टिमेट का मतलब ये हो जाता है, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे या फिर जो अपडेटेड रहते होंगे, आई एम वेरी श्योर कि उन्हें पता होगा। जिन्हें नहीं पता वो एस्पिरेंट यहाँ पे समझ ले कि एस्टिमेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई काम शुरू करने वाले हैं, घर में पेंट कराने वाले हैं या घर में रिनोवेशन कराने वाले हैं, तो उसमें कितना खर्चा आएगा आप खुद से अनुमान लगा रहे हैं, 2-3 जगह से पता करके आए, फिर आप अनुमान लगा रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ करने में इतना खर्चा होगा, सोफ़ा लाने में इतना खर्चा होगा, दरवाजे लगाने में इतने खर्चे जाएंगे, फर्नीचर लगाने में इतने खर्चे। तो अनुमान लगा के जो आप वो रेडी करते हैं उसे एस्टिमेट कहा जाता है। एंड बजट आप प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए आपको आइडिया आ गया कि ठीक है ये है इनकम, यहाँ से आपकी पूरी इनकम आ रही है और अब आपके एक्सपेंस कौन से होंगे, कौन से एरिया पे करना है, बजट उसे कहते हैं। चलिए अब हम इस चीज़ को डीपली डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2016-17 में, and they are typically published at end of the first week of January. They are first official estimate of how GDP is expected to grow in that financial year. तो ये रिलेटेड है जीडीपी से कि जीडीपी की इस साल क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, कितना ग्रो करेगी एक इकोनॉमी की जीडीपी। अपार्ट फ्रॉम इट दे आर ऑल्सो द एडवांस एस्टिमेट बिकॉज दे आर पब्लिश लॉन्ग बिफोर द financial year April to March is over. The first advance estimate is published soon after the end of third quarter, October, November, December. However, they do not include the formal quarter 3 GDP data, which is published at end of February as a part of second advance estimate. इसकी significance क्या है? The main significance of first advance estimate lies in the fact that they are GDP estimates that Union Finance Minister used to decide next financial year budget allocation. ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये फिनेंस मिनिस्ट्री पब्लिश नहीं करती है, बट फिनेंस मिनिस्ट्री इसको यूज़ करती है ताकि वो जो बजट प्रेजेंट करने वाले हैं, बजट एलोकेशन बनाने वाले हैं, वो हमारी जीडीपी को उतना ही ग्रोथ पे लेके जा सकें। ठीक है, आई होप फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का जो कॉन्सेप्ट है जो 2016-17 में इंट्रोड्यूस किया गया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। फर्स्ट स्टेटमेंट, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस इज अ लॉ enforcement agency under Ministry of Commerce and Industry responsible for fighting tax evasion in India. Second, before introduction of GST in 2017, the
DGGI operated as Directorate General of Central Exercise Intelligence. Which of following statement are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 or nor 2. इसका आंसर हो जाता है आंसर बी, दैट इज 2 ओनली। यानी यहाँ पे जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है उसके बारे में सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है कि जीएसटी जो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2017 में, उस वो आए बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जो डीजीजीआई है यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, वो किस नाम से ऑपरेट करता था? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जिस टॉपिक को पकड़ना है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। सो द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस हैज़ बीन रीनेम्ड एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस है उसको रीनेम करके अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का नाम दे दिया गया है। क्या है ये बॉडी? सो इट इज़ एन अपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये किसके तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जबकि जो हमारा ऑप्शन है वो बात कर रहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत फंक्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये बात कर रहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत फंक्शन करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ऐसा बिल्कुल लग सकता है कि बिजनेस है, कॉमर्स के रिलेटेड है, हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं तो जीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आ जानी चाहिए, बट नहीं, इट इज़ नॉट सो। इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एज बिकॉज पहले जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज इंटेलिजेंस थी उसी को रीनेम करके बनाया गया है। इसका टास्क क्या है? इट इज़ entrusted with the task of collection, collation, dissemination of intelligence relating to evasion of goods and service tax and the duties of central excise and service tax on all India basis। all India basis पे ये काम कर रहा होता है। Okay, coming to what of our fourth question, consider the following statement regarding e-Kuber। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान में जो रखना है वो e-Kuber है। First statement, e-Kuber is core banking solution of RBI that gives high degree of access to commercial bank to their current account with RBI। Second statement कह रहा है कि e-Kuber is used to conduct exercise like auctioning of government securities। Which of following statement are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। दोनों ही स्टेटमेंट ई कुबेर के रिलेट करके जो है वो करेक्ट है। हम ई कुबेर के बारे में जानते हैं, जब जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज जब भी क्वेश्चन हो तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी आपके लिए ये हो जाती है कि जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आप उन दोनों ही स्टेटमेंट को काफ़ी अच्छे से याद कर लें और समझ लें। ई कुबेर, सो इट इज़ अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। ध्यान में रखना है कि आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है एंड काफ़ी ध्यान दिया है आरबीआई ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने तो लाजमी है। इट इज़ अ पेमेंट सिस्टम लॉन्च बाय आरबीआई विद द गोल ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट एंड अदर्स। बैंक कैन यूज ई कुबे टू कनेक्ट देयर सिंगल करंट अकाउंट अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात आ जाती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसे जीसैक भी कहा जाता है आर ऑल्सो इश्यूड थ्रू आरबीआई ऑक्शन ऑन ई कुबेर। जीसैक आर इंस्ट्रूमेंट यूज बाई गवर्नमेंट टू बोरो मनी। ठीक है, तो जीसैक जो इंस्ट्रूमेंट है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है किस लिए? मनी बोरो करने के लिए। जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पैसों की कमी है तो वो प्लान करते हैं और उसके बाद अपने प्रॉपर अमाउंट बोरो करने के लिए उस तरीके से उस डिनोमिनेशन में जीसैक्स बाहर निकालते हैं और लोगों के जो लोग उसे परचेस करते हैं और पेमेंट करते हैं परचेस करने के लिए, वो पैसे गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं।
eCubear is a payment solution that seeks to provide an integrated system via which all payments are distributed to recipients without delay. All commercial bank, primary leaders, scheduled urban cooperative bank, insurance company, provident fund who have maintained fund account and securities account with RBI are a member of electronic platform. eCubear को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2012 में. डू रिमेंबर सच ईयर्स? हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, इंडिया शेयर इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इज़ मोर देन 50%. मिलेट को लेकर के है. अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होती नहीं है, मिलेट पढ़ती ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ईयर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था इंडिया की इतनी कोशिशों के बाद. तो इस पे क्वेश्चन आना तो बनता ही था. सेकंड, द टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ मिलेट फ्रॉम इंडिया आर USA, रशिया एंड चाइना. थर्ड, इन इंडिया APEDA, that is Agriculture and Processed Food Export Development Authority, has been working toward facilitating shipment of millet by Indian exporters and helping them making inroads into new market. Which of following statement are correct? A 1 and 3, B 3 only, C 2 and 3, D 1, 2 and 3. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, दैट इज 3 ओनली. अपेरिया जो है जो वर्क कर रहा है फैसिलिटेट फॉर द शिपमेंट ऑफ मिलेट बाय इंडियन एक्सपोर्टर एंड हेल्पिंग देम मेक इनरोड्स इनटू न्यू मार्केट. अब मिलेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मिलेट एक ऐसा क्रॉप है जो क्लाइमेट रेजिलियंस के तरफ, क्लाइमेट रेजिलियंट होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है. चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं. मिलेट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिलेट? It is a collective term referring to number of small seeded annual grasses that are cultivated as a grain crop primarily on marginal land in dry area in temperate, subtropical and tropical region. अगर मिलेट के कल्टीवेशन के बारे में बात की जाए तो इसका अर्लीस्ट एविडेंस पाया गया था इंडस सिविलाइजेशन में. इंडिया के प्रोड्यूसिंग रैंक के बारे में बात की जाए तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड. ये बिल्कुल से आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड अकाउंट करता है 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन. आपका जो क्वेश्चन था उसमें 50% स्टेटमेंट में दिया गया था, 50 नहीं 20% है. एंड एशिया के अंदर 80% ऑफ जो मिलेट प्रोडक्शन है वो इंडिया के द्वारा किया जाता है. मैं बहुत ज़्यादा पेन का स्केच पेन का यूज़ करती हूँ. आई होप आपको इसकी वजह से कोई स्टेटमेंट्स रीड करने में दिक्कत ना आती हो. 20% ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया अकाउंट करता है और एशिया का 80%. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना, ये 3 कंट्रीज़ आपको ध्यान में रखने हैं मिलेट प्रोडक्शन के लिए. दिस 3 आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट और ये अकाउंट करते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन का 55% से भी ज़्यादा हिस्सा. यानी इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, ये 3 कंट्री मिल करके मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट कर रहे होते हैं. फॉर मैनी ईयर्स इंडिया वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, बट अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि मिलेट का प्रोडक्शन अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. हालांकि अभी भी इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट. यहाँ मैंने कुछ और भी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं क्योंकि मुझे लगता है मिलेट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मीन्स के अंदर में भी जिसके बारे में पूछा जा सकता है, जहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने कोट किए हैं वो आप याद रख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं और उसको रेफ़र कर सकते हैं. वाई आर मिलेट्स कंसिडर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिसीरियल्स? पहली पॉइंट जो दिया गया है, क्लाइमेट रेजिलियंट स्टेपल फूड क्रॉप है ये. मिलेट्स आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, दे रिक्वायर लेस वाटर एंड दे कैन ग्रो इन अ पुअर सॉइल कंडीशन. ये जो तीनों मेंशन किए गए ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत ही कम पानी चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट है और पुअर सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं. दिस मेक दैम सुटेबल फूड क्रॉप फॉर एरियाज विथ अनप्रडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स एंड वाटर स्कैरसिटी. और अब देखा जाए तो हर जगह का ही जो वेदर है काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है. Second point, they are rich in nutrients. Millets are a good source of fiber, protein, vitamins and mineral. Third, gluten free. Millets are naturally gluten free, making them suitable for people जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, राइट. तो उनके लिए भी डॉक्टर काफ़ी रेफर करते हैं कि आपको अगर कुछ ग्रेन्स लेनी है तो आपको मिलेट्स वगैरह लेनी चाहिए.
Adaptable. Millets can be grown in a variety of soil climate, making them a versatile crop option for farmer. तो ध्यान में रखने वाली चीज़ें, ड्रॉट रेजिस्टेंट, रिक्वायर लेस वाटर, पुअर सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूटेन फ्री, डायबिटीज़ पेशेंट को हेल्प करेंगे, अडेप्टेबल हैं एंड सस्टेनेबल हैं. Millets are often grown using traditional farming method which are more sustainable and environment friendly than modern industrial farming practice. यहाँ पे जो चीज़ हाईलाइट की गई है वो ये है कि FAO has declared 2023 as International Year of Millet, which millet have a special nutritive properties. They are high in protein, dietary fiber, micronutrient and antioxidant. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है. जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है ये कि फाओ ने 2023 को यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था. ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि ये वीडियो होते होते हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें 26 मिनट्स हो चुके हैं. आई नो दैट ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ आंसर उस टॉपिक को पूरी क्लैरिटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं. आई होप कि उस टॉपिक के रिलेटेड जितना भी आपको जानना चाहिए उतना मैं इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक इस सीरीज़ के थ्रू प्रोवाइड कर दे रही हूँ, इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दे रही हूँ, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा तो जाएगा. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आई नो मुझे वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान रखना है, तो मैं कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ. जैसे कि हम इन वीडियोस में 10 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे, यानी हर वीडियो में 10, आगे अगर मेरी क्षमता कैपेबिलिटी बढ़ती है तो मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी. बट फिलहाल स्टार्टिंग के दिनों में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम पे आपके क्वेश्चन PYQs होते भी चलें. और दिन में अगर आप 10 क्वेश्चन PYQs के कर रहे हैं और ढंग से टॉपिक क्लियर हो रहा है तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा. एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्वालिटी को मैं बिल्कुल भी डिग्रेड ना करूँ, जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है वो दूँ. तो इसे 10 क्वेश्चन की लिमिट रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है. सो आप सभी पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिए. 6 क्वेश्चन हमारा है. वाइल रिकमेंडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस लुक्स एट फॉलोइंग फैक्टर. CACP MSP जब जाहिर करता है तो वो कौन से फैक्टर पे ध्यान देता है. पहली, द मार्केट प्राइस स्टैंड एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. दूसरा, लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ MSP ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट. तीसरा, मिनिमम 30% एज अ मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. चौथा, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी. आपकी कोड है A1 2 and 3, B1 3 4, C1 2 4, D1 2 3 and 4. आंसर आपका सही आ जाता है 1 2 and 4. यानी यहाँ पे जो 3 है, थर्ड स्टेटमेंट, वो गलत हो जाता है, वो आपको ध्यान में नहीं रखना है. तो CAP कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखता है. मार्केट प्राइस tends at both domestic and international level, likely implication of MSP on consumer of that product, intercrop प्राइस पैरिटी. MSP ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ही चहीता मुद्दा रहा है. एंड क्योंकि पीछे कई सारे सालों में फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बनना. अब आप कहेंगे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे लाजमी कह देती, तो ऑब्वियसली कोई जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उन पे क्वेश्चन पूछना लाजमी है. कंक्लूजन में इतना कहना चाहती हूँ. चलिए इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. MSP है क्या. सबसे पहले तो आपको वो ध्यान में होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या. आप जब कोई चीज़ लेने जाते होंगे उस पर MRP लिखा होगा नहीं, होता ही है, MRP लिखा होता है, तो वो तो आपको क्लियर होगा कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस. अब ये क्या भला आ गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसे समझते हैं. ये एक प्राइस है एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फॉर द फार्मर्स टू इंश्योर फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि हम भाई इतने प्राइस पे आपसे परचेज कर लेंगे आपका जो भी फार्मिंग प्रोडक्ट है उसको.
इससे क्या हो जाता है कि फार्मर जो है वो इंश्योर हो जाते हैं। फार्म प्राइस अगर फार्म के जो प्राइजेस हैं अगर वो फॉल भी कर जाते हैं, इन दैट सेंस ऑल्सो गवर्नमेंट ने तो एमएसपी जाहिर कर दी है, यानी हम अगर गवर्नमेंट को बेचेंगे तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो गवर्नमेंट ने कहा है वो इस प्राइस पे खरीद लेंगे। तो वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स। सेकेंड, it is announced by government on basis of recommendation of CACP। आपको ये बिल्कुल पॉइंट ध्यान में रखना है कि किसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जारी करता है, CACP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए हम टॉपिक कवर करते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए या कोई ऐसा सीनियर मिल जाए जिसने बहुत ही सारे पेपर्स दिए हैं, बहुत सारे पेपर देखे हैं, पहले से पढ़ा रखा हुआ है, तो उसे पता होता है कि ठीक है अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर ज़्यादा जोर किस पे देना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, उस पर से अगर कुछ एक चीज़ जो हाँ ठीक है ये बहुत अच्छे से याद रखना है वो कोई बता दे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो CACP रिकमेंड करता है एमएसपी को, काफ़ी बार पूछा भी गया है अलग अलग तरीके के एग्जाम में, ध्यान में रखना है आपको। CACP recommends the MSP. MSP is a type of insurance that government offer to farmer in the event that a price fluctuation could directly impact them and subsequent production. In the manner, the market price are constrained from falling below the fixed price, giving farmer the best possible situation. बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहली कमिटी है द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इट वॉज फाउंडेड इन 1965 with the purpose of recommending MSP for agriculture commodity. The Commission for Agriculture Cost, CACP, was later given its new name। ठीक है, तो यही है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, इसको नया नाम दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। 23 डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, याद रखना है यहाँ से आपको, कितने क्रॉप्स के लिए, 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी जारी की जाती है, जिसमें वीट, राइस, पल्स, ऑयल सीड, कॉटन, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट कमीशन हमारा बना है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। इस्टेब्लिश किया गया था 2004 अंडर द लीडरशिप ऑफ MS स्वामीनाथन। कौन लीडर रहे वो बिल्कुल याद रखना है आपको। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर 2004 में बना, MS स्वामीनाथ उनके लीडर रहे। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अ फार्मर एंड रिकमेंड पॉलिसी फॉर देयर वेलफेयर। और उन्होंने क्या रिकमेंड किया, मिनिमम ऑफ 50% प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज MSP। तो वो बताते हैं कि MSP आपका कैसे सिला है, आपको MSP कैसे जारी करना चाहिए, क्या होनी चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जितना भी कॉस्ट पड़ा उस पर 50% का प्रॉफिट प्लस कर दीजिए। कॉस्ट पड़ा यानी फार्मर्स को जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उस फार्म प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, आप उसमें 50% का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा MSP। ऐसा नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ने रिकमेंड किया था, ध्यान में रखिए मैं रिकमेंड किया था कह रही हूँ, गवर्नमेंट ने कंसिडर कर लिया और वही किया ये नहीं कह रही। सेकंड हमारी जो कमेटी बनती है वो शांता कुमार कमेटी है। शांता कुमार कमेटी वॉज सेटअप इन 2014। बिल्कुल याद रखना है आपको, शांता कुमार कमेटी के बारे में काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। 2014 टू रिव्यू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट रिफॉर्म। द कमिटी रिकमेंडेड अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइस बेस्ड टू इनकम बेस्ड, यानी यहाँ पे जो कमेटी रिकमेंड करती है वो प्राइस बेस्ड से इनकम बेस्ड सपोर्ट फॉर फार्मर की बात करती है। अब MSP फिक्स कैसे किए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इट इज़ फिक्स्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP, विच टेक्स फॉलोइंग पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन। पहला पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई देखा जाता है। सेकेंडली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन A2+FL मेथड किया जाता है। प्राइस ट्रेंड इन मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। अ मिनिमम ऑफ 50% एज अ मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ MSP ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्शन। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, इस फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। सो आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, उसका आंसर यहाँ पे है। ये इतने सारे फैक्टर हैं जो कंसिडर किए जाते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है, A2+FL मेथड यूज़ करके। सेकंड, प्राइस ट्रेंडेड मार्केट बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रही है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देखी जाती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। मिनिमम ऑफ 50% ऐसा मार्जिन कवर ऑफ margin over cost of production and likely implication of MSP on consumer of that product।
हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. First, it is an apex organization of marketing cooperative for agriculture produce in India. Second, it functions under Ministry of Agriculture. Third, it is a nodal procurement agency for pulses. Which of statements are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 1, 2 and 3 and D 2 and 3. तो आंसर आपका C है. 1, 2, 3 तीनों ही दिए हुए स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नाफेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. पहले तो इन्फॉर्मेशन, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको यहीं से क्लियर हो जाती है कि इट इज़ अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है. नोडल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी है फॉर पल्सेस. ये तीन चीज़ तो आपको आराम से यहाँ से याद कर लेनी है. नाफेड इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया. इसका फाउंडेशन हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को टू प्रमोट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस नेशन. किस हेतु से बनाया गया था वो याद करना है. कहाँ पे रजिस्टर है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आ जाता है. मैं खुद भी जब स्केच पेन से बहुत ज़्यादा कर देती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है. मुझे मन से मेरी फीलिंग आने लगती है कि पता नहीं आपके लिए थोड़ी दिक्कत ना हो रही हो. इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. 4 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. अपार्ट फ्रॉम 28 जोनल ऑफिसेस एंड कैपिटल ऑफ स्टेट्स एंड इम्पॉर्टेंट cities. It is nodal agency to implement price stabilization measure under Operation Green, जिसका एम है to double farmer income by 2022. Along with FCI, NAFED is involved in procurement of oilseed pulses, copra under price support scheme. तो आपने जो अपना ऑप्शंस देखे वो यहाँ पे इधर स्टेटमेंट्स में आपको मिल जाते हैं. तो ये थी नाफेड के रिलेटेड कुछ जानकारी. हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर हमारा 8. ये पीपीटी बनाते वक्त मैंने इतनी ओके. हार्ड करेंसी इज़ यूजुअली प्रिफर्ड. हार्ड करेंसी को हम किस लिए प्रिफर करते हैं? फर्स्ट, it is seen as politically and economically stable. Second, it is widely accepted around the world as a form of payment for goods and services. Third, it is not likely to depreciate or appreciate suddenly. आपके कोड्स हैं A1 and 2, B1 and 3, C1, 2 and 3, D2 and 3. तो सही आंसर हो जाता है C1, 2 and 3 तीनों ही करेक्ट हैं. तो हार्ड करेंसी हम क्यों प्रेफर करते हैं? पहली चीज़ क्योंकि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं. आप कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसका प्राइस हर रोज़ ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप उसे हार्ड करेंसी की तरह पे मानेंगे ही नहीं और प्रेफर नहीं करेंगे. सेकेंडली, वाइड एक्सेप्टेंस. हार्ड करेंसी की एक फ़ीचर है कि वो वाइडली एक्सेप्टेड है और उसकी वैल्यू सडनली डेप्रिशिएट और अप्रिशिएट नहीं होती है. हाँ, बहुत सारे फैक्टर की वजह से डेप्रिशिएट करेगी ज़रूर, बट सडनली नहीं होगी. यहाँ पे तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है. कुछ एस्पिरेंट्स ये देख लेंगे कि अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट ही नहीं करेगी, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो 1 and 2 करेक्ट हो जाए. नहीं, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हर एक शब्दों पे ध्यान दे रहा है. ये सडनली लिखा हुआ शब्द भी बहुत ही महत्व रखता है. यहाँ पे ये पूरा जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ही बदल जाता है. हार्ड करेंसी भी अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट तो करती है, बट सडनली नहीं, अचानक से नहीं. अचानक से नहीं इन द सेंस पहले 60 थी, अब अचानक से ही 100 हो जाएगी या अचानक से ही 10 पे चली जाएगी, इतना ऐसे नहीं होगा. चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में. What is hard currency? A hard currency that is widely accepted around the world as a form of payment for good and service. तो एक ऐसी करेंसी जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेड है पेमेंट करने के लिए. गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी आप लेते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसके लिए जो आप पेमेंट करेंगे, उसके लिए हार्ड करेंसी जो वाइडली यूज़ की जाती है. It is considered to be relatively stable, less likely to lose value over a time. Hard currency are typically from politically and economically stable countries. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, स्विस फ्रांस. ये सारे जो हो जाते हैं वो हार्ड करेंसी के एग्जाम्पल हैं. अब जब हम हार्ड करेंसी इतना सुन रहे हैं तो हमारे मन में ये तो होगा ही ना कि सॉफ्ट करेंसी होती है तो क्या होती है. चलिए देख लेते हैं. A soft currency is one that is not widely accepted globally and tend to fluctuate in value frequently, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा frequently चेंज करती जाती हो.
Soft currency are usually from less economically stable country and may be subject to strict control by issuing government. चलिए फाइनली हम इस वीडियो के अंतिम कुछ पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारा क्वेश्चन 9 डिस्कस होने जा रहा है. द फिस्कल पॉलिसी इंटेंडेड टू, फिस्कल पॉलिसी का एम क्या है? टू कंट्रोल, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है टू कंट्रोल द प्राइस लेवल इन कंट्री. सेकेंड, अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट. एंड थर्ड, मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. इसके आंसर कोड दिए गए हैं ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी 1 2 एंड 3. तो करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन 1 2 एंड 3, यानी सभी जो दिए गए हैं पॉइंट्स वो करेक्ट हैं. फिस्कल पॉलिसी के बारे में जाना जाए तो फिस्कल पॉलिसी रिफर टू पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट फोकस ऑन रेजिंग रेवेन्यू थ्रू वेरियस मीन्स such as taxation, determining the level and purpose of government spending. It plays a crucial role in influencing macroeconomic condition by regulating tax rate and government expenditure. Second point, fiscal policy work through two main channels, expansionary and contractory measures. तो आपको पता हो तो दो तरीके की पॉलिसीज गवर्न किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए. एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है. मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है आरबीआई के द्वारा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, जहाँ पे 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं. और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी का गठन करती है. और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी किस तरीके से बनी रहती है उसका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं. वहीं फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और ज़्यादातर वो टैक्सेशन को ध्यान में रखती है, यानी किस तरीके से टैक्स लगेंगे, किस तरीके से वो पैसे गवर्नमेंट के पास पहुँचेंगे. फिस्कल पॉलिसी 2 मेन चैनल्स के द्वारा काम करती है, एक्सपांसरी एंड कॉन्ट्रैक्टरी मीजर. एक्सपांसरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है और टैक्स को रिड्यूस कर रही है. इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड एज एक्सपांसरी फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. एंड सेकेंडली होता है कॉन्ट्रैक्टरी मीजर, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज़ करेगी या फिर टैक्सेशन इंक्रीज़ करेगी ताकि क्या हो जाए, जो मार्केट में पैसे ज़्यादा हैं वो कम किए जा सकेंगे. कि कब किया जाएगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे. जब इन्फ्लेशन होगा तब कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल में पॉलिसी चलाई जाएगी ताकि मार्केट से पैसे निकाले जा सके. और जब रिसेशन चल रहा है तब एक्सपांसरी फिस्कल पॉलिसी लगाई जाएगी ताकि मार्केट में पैसे लेके आए जा सके, मार्केट में पैसे लाए जाएं, लोगों के हाथों में पैसे जाएं, लोग डिमांड करें, वापस से चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने लगे और चीज़ें सही हो जाए. ठीक है. तो फिस्कल पॉलिसी क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा. 2 तरीके की किस तरीके से कब कौन सी दोनों अप्लाई की जाती है, आई होप वो भी क्लियर होगा आपको. द गोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन में कवर किया गया है वो तीनों ही पॉइंट्स बताए ये दिए गए हैं कि इसका एम रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी रखना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. बाय एडजस्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी मेकर एम टू स्टेबलाइज इकोनॉमी एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी. चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 10 को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में है. इट वॉज लॉन्च्ड for duration of 1951 to 1956 and it was based on Harrod-Domar model with a few modification. Its main focus was on agricultural development of the country. Second 5 year plan के बारे में कहा जा रहा है. It was for the duration of 1956 to 61 and it was based on Pishi Mahalanobis model जिसका focus था industrial development of the country. And आपका जो थर्ड 5 year plan है वो कह रहा है कि 1961 से 66 के लिए था एंड इस प्लान को गडगिल योजना भी कही जाती है. एंड इसका मेन टारगेट था इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना. द स्ट्रेस फॉर लीड ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट. और यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है 8th 5 ईयर प्लान के बारे में. इसका ड्यूरेशन 1992 से 1997 तक था एंड टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ. एंड ड्यूरिंग दिस प्लान
गवर्नमेंट ने अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे आपको A 1 and 2, B 2 and 3, C only 3 and 4 या D 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। सो आपका सही आंसर हो जाता है D, सभी करेक्ट हैं। एंड क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे उसके बारे में दिया गया है, राइट। सारे ही स्टेटमेंट सही है। और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्कस करना मतलब हो जाता है कि आप सभी प्लान्स को डिस्कस करें, जिसकी वजह से मतलब ये एक दूसरे ही वीडियो में कवर करने वाला टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि हाँ ये 51 से 56 का प्लान था। तो आपको यहाँ से ही याद रखना है कि 51 से 56 का प्लान था, हैरेड डॉमर मॉडल पे ये बेस था और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ईयर दिया गया 1956 से 61 का था, पीसी महाना लॉबिस के मॉडल पे था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान ईयर का टर्म 1961 से 66 था। गडगिल योजना कहा जाता है और इसका टारगेट इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था। और तब आपको ध्यान में हो तो इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, वीट का प्रोडक्शन जो है काफ़ी मतलब उतना था नहीं, बहुत ही ज़्यादा ही जो हालत ही ख़राब थी, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, राइट। तो अगर फूड स्कैरसिटी का तब हमने वो चीज़ वो दौर देखा था और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि सेल्फ रिलायंट होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वो सारी चीज़ हुई थी। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो 8 फायर के प्लान के बारे में बात कर रहा है। 1992 से 1997 का जो दौर था वो 8 फायर प्लान तब लागू किया गया था। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके अंदर आप देखते हैं 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, वो लेकर के आती हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्लानिंग ईयर्स है ना, ये प्लानिंग ईयर्स वाला जो टॉपिक है वो अलग से वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं कवर कर लूँगी। यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। दिस आर फैक्चुअल डेटा। हाँ, आप ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट प्लानिंग ईयर के बारे में दिया है इतना याद रखना है तो इतना ही इनफ है। आप और भी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मुझे आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो उसे मैं कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट जो भी कोई दूसरे वीडियो बनाऊँगी इसमें कवर कर लूँगी, यानी प्रॉपरली उसी के बारे में एक वीडियो बना करके। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आने वाले दिनों में मैं 10 क्वेश्चन करके जेबीएसई क्लास 1-2 का जो 7 डेट को एग्ज़ाम हुई थी 24 में उसे कवर करवा दूँगी। आई होप आप सभी के लिए आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, जानने को मिलेगी। इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंस डे एंजॉय कीजिए और अपने देश के प्रति अपना योगदान देते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले और भी कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।